नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र के सामान्य अध्ययन की जो पूर्वावलोकन सीरीज आती है उसके सभी विषयों पर एक क्रम श्रृंखला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि मेरा आपको ये दावा है कि यदि आप इन सभी वीडियो की श्रृंखला को देखते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए इस घटना चक्र सीरीज को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पूर्वावलोकन सीरीज में न केवल यूपीपीएससी बल्कि यूपीएससी और अदर स्टेट की जो भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अब तक हुई हैं उन सभी परीक्षाओं का प्रश्नवार एक चैप्टर वाइज व्याख्या सहित हल प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में जो पहला चैप्टर है वह है संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं लोक नीति। इसमें इस पहले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वह है भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, उस पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति किससे प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, यानी इसका बी आंसर सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की, यानी कि 1892 के जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसने किसके कार्य में वृद्धि की? विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। क्या किया गया? बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। ये सब किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये सब 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। किसके? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यह भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये था इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा? यह अधिनियम 1935 था। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। कब, किसके तहत की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी भारत में? यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो ये हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, यानी
नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई थी। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो जैसे आप लोगों ने आगे पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुई थी। सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी? तो यह दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई थी। ये आप लोग मैच करा लीजिएगा और इसे वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। जो प्रांतों में द्वैध शासन किया गया था वो किसके तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक विषय था आरक्षित यानी रिजर्व्ड और दूसरा विषय था हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत के राज्य सचिव की परिषद थी उसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी भी आपने पढ़ा आगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन कौन सी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं? तो पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो उपयुक्त विकल्पों में से केवल दो विकल्प सही हैं। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और तीसरा वाला केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। क्या इसका उद्देश्य था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी थी आरक्षित और दूसरी श्रेणी थी हस्तांतरित।
इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किसमें किया गया था? 1909 के अधिनियम के तहत। कब किया गया था? 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? यह बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रथम बार द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। किसके तहत की गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था। जो ऊपरी सदन था उसे क्या कहते थे? राज्य परिषद, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। 60 में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। निचला जो सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, जो 3 वर्ष के लिए होता था। उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। एक्ट कौन सा था? 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किससे प्रेरित है अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। किसके तहत? 1861 के तहत। भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। यानी जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वह किस अधिनियम के तहत जारी करता है? किस अधिनियम के तहत उसको यह अधिकार दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग तथा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। यानी कि भारतीयों को पहली बार प्रशासन में भागीदारी करने का मौका कब मिला? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, जो शक्तियों का विभाजन है, वो किसके तहत किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। यानी इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या किया गया था। एक तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। दूसरा, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था यानी संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, ये किसके तहत लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान स्थापित करने का अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसके तहत किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो किसके द्वारा संघीय व्यवस्था दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। 1935 के तहत अवशेष शक्तियाँ किसके पास थी। वो थी गवर्नर जनरल के पास। 1935 अधिनियम के तहत अवशेष शक्तियाँ किसके पास थी संघ में, वो थी गवर्नर जनरल के पास। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। पहला है देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। एक संघ की योजना पर विचार। और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ए, यानी देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान उस भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो है, ये बर्मा देश वर्तमान का म्यांमार देश है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, म्यांमार कहा जाता है। तो ये भारत से किस अधिनियम से अलग हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में भी वही चीज़ दिया गया है कि 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। देखिए एक्ट था 1935 का, लेकिन ये अलग कब हुआ, 1937 में अलग हुआ। ठीक है, ये सभी चीज़ें नोट की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। क्या किया गया था, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान का निर्माण। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा था, यानी जो संविधान सभा होगी वो कैसी होगी, वो निर्वाचित होगी, वह निर्वाचित होगी। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किस में दिया गया था, कृषि मिशन 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। क्या उसका उद्देश्य था? जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, वहाँ भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 1883 में लॉर्ड रिपन ने, यानी 1883 के समय कौन था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, यानी ये गवर्नर जनरल था। एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसमें इल्बर्ट बिल कहा गया। एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे क्या कहा गया? इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। भारतीय मजिस्ट्रेट क्या कर सकते थे? इल्बर्ट बिल के तहत भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये था 10 लाख के। कितने? 10 लाख व्यक्ति के। ठीक है, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत 1946 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या पे भी वही देख लीजिए, वही लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। कब संभालेगी कार्यभार? अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। वायसराय इसमें क्या था? कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था अंतिम सरकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी 1946 में जो गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को भारत सरकार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसमें सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है? बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन और कारण में क्या सही है? इसमें सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कथन सही है, कारण गलत है। कथन क्या है? बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउट बेबेल, इनको क्या बनाया गया? वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इन्होंने 1945 में लंदन गए और वहाँ से भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और उसके बाद कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को क्या नाम दिया गया? बेबेल योजना का नाम दिया गया। बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है, पर कारण क्या है? गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम भारत की संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था स्वराज पार्टी ने सन 1934 में। कब किया गया था? सन 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। यानी भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो वो की थी स्वराज पार्टी ने सन 1934 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें विकल्प कौन कौन से सही हो सकते हैं? इसमें पहला सही है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और इसमें कौन सा सही है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी जो संविधान सभा थी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, परंतु वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह दो विकल्प इसमें सही हैं, यानी इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्योंकि इसके गठन के लिए क्या किया गया था? राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग किया गया था। यह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, तो इस संविधान सभा ने क्या किया था? अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पहले सारे कथनों को पढ़ लेते हैं हम। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये कथन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था। ये भी सही है। इसका निर्वाचक सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अभी आपने पढ़ा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। ये भी सही है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें ये कथन गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका विकल्प, इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी जो प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी, उसे कहाँ, उनके सदस्यों को कहाँ चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे के प्रश्न और व्याख्या अगले लेक्चर में प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद।